हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दीपेश सर आज आपके साथ वापस अपनी दूसरी बुक 10th बोर्ड के लिए फुटप्रिंट्स पूरी बुक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आप इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से हमने पहली बुक फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट की थी। 50 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन देखे थे, सारी बुक के पोएम प्लस चैप्टर सारे। इसी तरह से हम आज फुटप्रिंट्स बुक के सारे ही चैप्टर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो हम जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो शुरू करते हैं और इसी वीडियो के साथ ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आपका पहला चैप्टर आता है इसमें अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, चिकित्सा की विजय, शल्य चिकित्सा की विजय। इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स के साथ आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो बहुत ही ईजी रहेंगे आपके लिए। आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। देखिए, ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसका, वाई वॉज मिसिस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी जो एक डॉगी रहता है, उस डॉगी के बारे में मिसिस पम्फ्रे जो उसकी मालकिन रहती है वो ज़्यादा चिंतित क्यों रहती है, वरीड क्यों रहती है। तो आंसर सबसे सिंपल है, मिसिस पम्फ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज। तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है, वो उसके बारे में चिंतित रहती है क्योंकि बिकॉज ही वुड ईट नथिंग एंड ही हैड नो एनर्जी, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहा था, कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रहा था और उसमें कोई एनर्जी भी नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज मिसिस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। मिसिस पम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती है कि डॉग की जो रिकवरी हुई, डॉग का जो ट्रीटमेंट हुआ, डॉग जो ठीक हुआ, वो एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा की ही विजय है, वरना ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों सोचती है वो, क्यों? क्योंकि देखिए, मिसिस पम्फ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये सारा क्वेश्चन ही आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो ऐसा सोचती हैं क्योंकि बिकॉज विद इन 2 वीक्स, केवल 2 सप्ताह के अंदर ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्स एनिमल फ्रॉम अ फैट मैन। केवल 2 सप्ताह के अंदर ही वो जो वह कौन, ट्रिकी डॉगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बदल गया था इनटू हार्ड मसल्ड एनिमल में, बिल्कुल हार्ड मसल्स वाले एनिमल में बदल चुका था फ्रॉम अ फैट वन से। पहले वो काफ़ी फैट था, काफ़ी मोटा था और एनर्जी बिल्कुल नहीं थी उसमें, अब वो हार्ड मसल्ड एनिमल में बदल चुका था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट जो थे वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थे, क्योंकि डॉक्टर हैरियट वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज मिसिस पम्फ्रे वॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी। क्योंकि मिसिस पम्फ्रे ट्रिकी को ओवर फीडिंग कर रही थी। ओवर फीडिंग करना मीन्स आवश्यकता से अधिक खिलाना, वो उसे आवश्यकता से अधिक खिला रही थी, इसलिए डॉक्टर हैरियट काफ़ी चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि मिसिस पम्फ्रे उसकी डाइट को कम नहीं करेगी। हैंस, और इसीलिए ही गॉट वेरी फैट, वो काफ़ी फैट हो चुका था, एंड विच वॉज नॉट गुड फॉर हिम, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी। नरेटर ने ट्रिकी को कैसे क्योर किया, कैसे इलाज किया उसका। यहाँ पर नरेटर दे रखा है, तो नरेटर कौन है बताइए आप। इस चैप्टर में नरेटर कौन है? नरेटर है मिस्टर डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट ही इस चैप्टर के नरेटर हैं, यही वर्णन कर रहे हैं। तो द नरेटर क्योर ट्रिकी, ट्रिकी का इलाज किया कैसे? बाय स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग हिज डाइट। स्ट्रिक्टली, बहुत ही कठोरता से, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके, उसकी डाइट को कंट्रोल करके ही उसका इलाज किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। अनिल वाली स्टोरी है ये। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई किसके लिए आया है? पूरे चैप्टर में आई कौन है? आई मतलब मैं, 12वें चैप्टर में कौन बोल, आई किसके लिए आया, आई कौन था? तो आई रिफर्स टू द थीफ इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई चोर के लिए आया है, चोर यानी कि हरी सिंह। हरी सिंह जो हर महीने अपना नाम बदल लेता था, उसके लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर में वर्णन वही कर रहा है, हरी सिंह। What was अनिल डूइंग when the thief approached him। जब चोर उसके पास आता है, अनिल के पास, तो उस समय अनिल कौन कर रहा था, अनिल क्या कर रहा था? तो अनिल was watching a wrestling match when the thief approached him। जब चोर उसके पास आया तो अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था। What is हरी सिंह? A fairly successful hand at। हरी सिंह जो चोर था वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी कि सबसे सफल था किस चीज़ में? तो देखिए, हरी सिंह इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग।
चोरी करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था वो। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने वर्क के लिए बदले में रिटर्न में जो हरी सिंह था, चोर था, वो अनिल से क्या प्राप्त कर रहा था। तो ही क्या प्राप्त किया, उसने क्या प्राप्त करता है, तो ही गेट्स फूड एंड प्लेस, उसने फूड और प्लेस यानी भोजन और रहने के लिए जगह प्राप्त की अपने काम के बदले में अनिल से। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, जब उनको लूटा जाता है, रॉब किया जाता है, चोरी की जाती है, तब लोगों के अलग अलग रिएक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में उसका क्या कहना है, किसका, हरी सिंह का। तो देखिए, मतलब चेहरे पर पढ़ लेता था वो हरी सिंह। ही सेज दैट, उसने कहा, वह कहता है कि ग्रीडी मैन, जब चोरी होती है, लूटा जाता है, तो ग्रीडी मैन जो होते हैं, लालची व्यक्ति जो होते हैं, वो फियर शो करते हैं, उनके चेहरे से फियर शो होता है, डर। रिच मैन शोज एंगर, रिच मैन जो होते हैं वो गुस्सा शो करते हैं। एंड अ पुअर मैन, और पुअर मैन जो होते हैं वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं। पुअर मैन यानी गरीब लोग एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार कर लेते हैं हर चीज़ को। अगला क्वेश्चन हमारा, ये चैप्टर अगला है, द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि आगंतुक। इसको देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ इज़ ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ये सीक्रेट एजेंट की स्टोरी है जिसमें चोर आता है ना। तो हाउ इज़ ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, यानी ओसेबल किस प्रकार से दूसरे सीक्रेट एजेंट से बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर ओसेबल जो रहता है काफ़ी मोटा व्यक्ति रहता है, उसके यहाँ पास कुछ मिसाइल्स आने वाली होती है, मिसाइल्स की रिपोर्ट आने वाली होती है। उन रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए एक दूसरा चोर, एक सीक्रेट एजेंट, वो भी वहाँ पर आता है चोरी करने के लिए। और ओसेबल के साथ रहता है फाउलर। फाउलर एक कौन रहता है, राइटर रहता है। राइटर जो एक सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ लिखना चाहता है, बट वो ओसेबल के साथ आकर काफ़ी बैड फील करता है, क्योंकि ओसेबल उसको लगता ही नहीं कि सीक्रेट एजेंट टाइप का व्यक्ति है ना। और किस प्रकार से ओसेबल वो दूसरे सीक्रेट एजेंट चोर को किस प्रकार से मात देता है, अपनी चालाकी से हरा देता है, वही चैप्टर में था। तो देखिए, हाउ इज़ ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, दूसरे सीक्रेट एजेंट से ओसेबल किस प्रकार से भिन्न है। तो ओसेबल वॉज अस वेरी फैट, ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा फैट है, मोटा है। ही लुक्ड वेरी स्लो, काफ़ी स्लो दिखाई देता है, वो एक्टिव नहीं है। ही स्पोक विद अमेरिकन एसेंट, उसका जो बोलने का तरीका है वो अमेरिकन एसेंट है। एसेंट मतलब होता है बोलने का लहजा। और ही हैड नो पिस्टल और वेपन, उसके पास कोई पिस्टल भी नहीं है, गन वगैरह भी नहीं है, और ना ही उसके पास कोई वेपन है, हथियार है। हु इज़ फाउलर, फाउलर कौन है। एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या था, पहला रोमांच क्या था दिन का। देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बता दिया है, फाउलर कौन है। फाउलर वॉज अ राइटर, फाउलर एक राइटर था, लेखक था। ही हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे व्हेन ही सॉ अ मैन, उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या था, दिन का पहला रोमांचित कार्य वो था जब उसने पहली बार देखा एक व्यक्ति को, अ मैन विद अ पिस्टल इन हिज हैंड, अपने हाथों में, ओसेबल्स रूम, ओसेबल के कमरे में उसने जब एक व्यक्ति को देखा, वही उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल था। इससे पहले उसको बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी एजेंट के साथ हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा, हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, गॉट इन मतलब प्रवेश करना। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स ने कैसे प्रवेश किया, यानी कि मैक्स कौन था, दूसरा सीक्रेट एजेंट जो चोरी करने के लिए आया था। ये गेट इन, गॉट इन वगैरह ये सब मैंने एक शॉर्ट्स में डाल रखे हैं, आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हैं, ग्रामेटिकली काफ़ी कुछ दिया जाता है वहाँ पर। तो मैक्स ने कैसे इंटर किया, कैसे आया ओसेबल के कमरे में। तो मैक्स हैज़ गॉट इन द रूम यूजिंग अ पास की का यूज़ करते हुए, स्मार्ट की का यूज़ करते हुए, वो मास्टर की का यूज़ करते हुए वो ओसेबल के कमरे में पहुंचा। हाउ डज ओसेबल से ही मैक्स गॉट इन, अब ओसेबल के अकॉर्डिंग ओसेबल क्या कहता है कि मैक्स आया अंदर, कैसे आया। तो ओसेबल कहता है कि ही यानी कि मैक्स गॉट इन हिज रूम फ्रॉम द बालकनी, वो अभी कौन सी बालकनी से आया, इमेजिनरी बालकनी से, है ना, जो कि बालकनी वास्तव में थी नहीं, ये उसकी काल्पनिक स्टोरी थी बालकनी की। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम, तो किस प्रकार से ओसेबल मैनेज करता है इस चीज़ को और मैक्स को ये बिलीव करवा देता है कि वहाँ पर कमरे से अटैच एक बालकनी है।
लुक बैक एट हिज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, हम मैं बता ही देता हूँ आपको स्टोरी। ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज बालकनी अटैच टू हिज रूम। कैसे, ये तो सारा क्वेश्चन ही आया है यहाँ से यहाँ तक का। आंसर ये है, कैसे मैनेज किया उसने, कैसे उसको बिलीव दिलाया, उसको ये बताकर बाय टेलिंग अ फेक स्टोरी, इसको फेक स्टोरी की गलत स्टोरी बताते हुए उसको ये बिलीव दिलवाया कि वहाँ पर बालकनी है। ही सेड दैट दिस वॉज द सेकेंड टाइम। उसने कौन सी स्टोरी बताया, उसने बताया कि ही सेड, उसने बताया कि ये दूसरी बार हो रहा है, सेकेंड टाइम हो रहा है। दैट समबडी हैड एंटर्ड हिज रूम थ्रू द बालकनी, कि इस बालकनी से सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है कि इस बालकनी से कोई व्यक्ति यहाँ पर एंटर कर चुका है, आया है। वाई डिड ऑसिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ बालकनी, ऑसिबल ने बालकनी की स्टोरी क्यों बनाई। या फिर हाउ डिड ऑसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, ऑसिबल ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया। गेट रिड ऑफ का मतलब था छुटकारा पाना। तो आंसर देखिए इसका, ऑसिबल फ्रेम द स्टोरी द बालकनी टू गेट रिड ऑफ अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। उसने ऐसा स्टोरी क्यों बनाई, दूसरे सीक्रेट एजेंट से छुटकारा पाने के लिए उसने ये स्टोरी बनाई। अगला चैप्टर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक चोर की कहानी है, एक महिला चोर की कहानी जो धोखा देती है एक दूसरे चोर को, जो शॉर्टएवर गंज नामक बिल्डिंग में चोरी करने के लिए आता है। वो मालकिन बन के धोखा देती है और चोर का नाम था हॉरेस डेनबी। तो देखिए स्टोरी, हम स्टोरी गुना जाते हैं, हम चैप्टर करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद है, क्या कलेक्ट करता है वो। तो हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता है वो, उसको खरीदना पसंद है, उसको इकट्ठा करना पसंद है, दुर्लभ और महंगी किताबें। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, हर साल क्या चुराता है, क्यों चुराता है, क्यों चोरी करता है। तो ही स्टील्स एवरी ईयर टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, खरीदने के लिए वो चोरी करता है। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट कौन है, असली अपराधी कौन है। तो कौन है, महिला। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वोमैन हु प्रिटेंड्स टू बी द लेडी ऑफ द हाउस। वो महिला जो प्रिटेंड करती है, बहाना बनाती है इस हाउस के मालकिन होने का, वही इस कहानी की रियल चोर है। शी इज़ अ थीफ हरसेल्फ, वो खुद एक चोर है। हु ट्रिक्स हॉरेस, जो हॉरेस को धोखा देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हॉरेस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फेल्टर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। हॉरेस डेनबी वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्लानिंग करने वाला व्यक्ति था, बट उसको भी धोखा दे दिया गया। तो वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, ऐसा क्या कार्य किया उसने जो गलत कार्य था और क्यों, कहाँ मात खा गया वो। तो देखिए, हॉरेस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर, हॉरेस डेनबी वास्तव में काफ़ी अच्छा प्लानिंग करने वाला था, है ना, अच्छे प्लानिंग करता था वो, कभी पकड़ा नहीं गया इतने सालों में। बट फिर भी वो कैसे क्या करता था, ही गैदर्ड एवरी डिटेल ऑफ द हाउस, उसने हाउस की सारी डिटेल प्राप्त की, लेकिन फेल्ड टू गेट द डिटेल्स ऑफ द हाउस ओनर, लेकिन हाउस ओनर की डिटेल ही प्राप्त नहीं की। हाउस ओनर मकान मालिक, मकान मालिकों की तो डिटेल ही उसने प्राप्त नहीं की, मकान मालिक कौन है, का क्या है, वरना वो मान जाता। वो इस बात को सोचता ही नहीं कि ये मालकिन ने, उसने तो गलत मान लिया ना, उसने बोला मालकिन तो मालकिन मान लिया उसने। हैंस इस तरह से ही वॉज इजीली ट्रिक्ड बाय अ लेडी थीफ, इसलिए वो आसानी से एक लेडी चोर के द्वारा चला गया। एंड लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन द सेफ एंड गोट कार्ट, और उसने अपने फिंगरप्रिंट्स भी छोड़ दिए तिजोरी पर और पकड़ा गया। डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड, क्या आप सोचते हो कि हॉरेस डेनबी को पनिश किया गया, वो गलत था, और दैट ही डिजर्व वॉट ही गॉट, और या फिर वो क्या डिज़र्व करता था वो, इस चीज़ के बारे में तो देखिए। हॉरेस डेनबी डिज़र्व्ड व्हाट ही गॉट, हॉरेस डेनबी जो डिज़र्व करा था वही उसने प्राप्त किया। अ क्राइम, क्योंकि एक क्राइम इज़ अ क्राइम वेदर कमिटेड वंस और 100 टाइम्स, क्योंकि क्राइम तो क्राइम ही होता है, चाहे उसको एक बार किया जाए या 100 टाइम्स किया जाए। और वो इस बार चोरी उसने नहीं की, तो क्या हुआ, पहले तो कई बार चोरी कर चुका था, तो उसका नतीजा कौन मिलेगा, नतीजा तो मिलना ही था ना। देखिए अगला क्वेश्चन, हॉरेस डेनबी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डेनबी वास्तव में एक गुड रेस्पेक्टेबल व्यक्ति था, ऑनेस्ट सिटीजन था,
लेकिन पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज़ एप्ट फॉर हॉरेस? आप कैसे मानते हो कि ये जो लाइन आई है ये हॉरेस के लिए बिल्कुल उपयुक्त है? वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थिप? उसको किस प्रकार से एक टिपिकल थिप बताया गया, चोर बताया गया? देखिए, दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर a Horace because Horace Denby was a respectable and successful locksmith in the society। ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एप्ट उपयुक्त है हॉरेस डेनबी के लिए, क्योंकि हॉरेस डेनबी एक रेस्पेक्टेबल और सक्सेसफुल लॉक स्मिथ था, लॉक मेकर था सोसाइटी में। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। बिकॉज ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, क्योंकि हर साल वो एक चोरी करता था, तिचोरी लूटता था। ही कांट बी कैटेगराइज्ड एज टिपिकल थीफ, उसको बिल्कुल थिफिकल के रूप में नहीं माना जाता, चोर के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि ही डिड नॉट स्टील टू ईट और ड्रिंक, क्योंकि खाने पीने के लिए चोरी नहीं करता था वो। ही स्टोल ओनली टू बाय बुक्स, वो केवल किताबें खरीदने के लिए चोरी करता था। ऑल्सो ही रॉब्ड ओनली द रिच पीपल, इसके अलावा वो केवल रिच पीपल के यहाँ चोरी करता था, अमीर लोगों के यहाँ, नॉर्मल लोगों के यहाँ चोरी नहीं करता था। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है आपका ये हमारा अगला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है कुछ रेयर ड्रग्स डिस्कवरी करके, यानी गायब हो जाता है कुछ दवा पीकर, और किस प्रकार से वो उस अपनी खोज का मिसयूज़ करता है, इसके बारे में चैप्टर था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो इनविजिबल मैन था, अदृश्य व्यक्ति था, पहली बार विजिबल कब हुआ? तो द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही स्टेप्ड इनटू सम मड, पहली बार विजिबल तब हुआ जब उसने कुछ मड में, कीचड़ में पैर रखे, स्टेप किया, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वो चला तो उसके फुटप्रिंट्स दिखाई देने लगे, फुटप्रिंट्स छोड़ दिए उसने, पैरों के निशान। He also became visible when he slipped into a big London store, और ये उस समय भी विजिबल हुआ जब उसने लंदन स्टोर में, लंदन स्टोर का, बिग लंदन स्टोर में कदम रखे, उसमें गया और वहाँ पर पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहने। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिसेज हॉल ने साइंटिस्ट जो था, वैज्ञानिक था, उसको इसेंट्रिक क्यों पाया? मिसेज हॉल कौन? श्रीमती मिसेज हॉल वो जिनके यहाँ पर जाकर ये इनमें रूम रेंट पर ले लेता है, उनकी मालकिन। देखिए, मिसेज हॉल को उनका जो साइंटिस्ट था, उनका जो किराएदार आया उनके यहाँ पर, वो सनकी क्यों लगा? क्योंकि मिसेज हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट इसेंट्रिक बिकॉज हिज अपीयरेंस, उसका जो रूप था, अपीयरेंस था, वॉज अनकॉमन, वो अनकॉमन था, सामान्य नहीं था, और हिज बिहेवियर वॉज रूड, उसका बिहेवियर भी काफ़ी रूड था, है ना, और ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनीवन, और किसी से बात भी नहीं करना चाहता था वो। अगला क्वेश्चन, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन स्टडी? उसके स्टडी में, अध्ययन कक्ष में, कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ, कौन सी घटना घटी ऐसी जो उत्सुकता दिलाने वाली थी? किसके स्टडी में? मिसेज हॉल की यहाँ पर। तो इन द अर्ली मॉर्निंग में द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ यानी मकान मालिक और मकान मालकिन दोनों ने सुनी, हियर द नॉइज ऑफ द मनी, पैसों की आवाज़ सुनी, बीइंग टेकन फ्रॉम हिज डेस्क, उनकी डेस्क से निकाले जाने पैसों की आवाज़ सुनी। बट वहाँ जाकर जब देखा तो देयर वॉज नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई था ही नहीं, लेकिन पैसा मिस था, द मनी इज मिसिंग। वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन, इन में, सराय में, कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई और अद्भुत घटना घटी? देखिए, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मकान मालिक और उनकी पत्नी, यानी कि क्लर्जीमैन और उनकी पत्नी मिसेज हॉल, उनकी पत्नी है ना। तो द लैंडलॉर्ड, देखिए, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ एंटर्ड द साइंटिस्ट, कौन सी दूसरी घटना घटी? देखो, तो लैंडलॉर्ड ने और उनकी पत्नी ने जब साइंटिस्ट के कमरे में प्रवेश किया तो देयर वॉज नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई था ही नहीं, और मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ, लेकिन मिसेज हॉल ने अपने कानों के पास कुछ आवाज़ सुनी, स्निफ की, यानी कि सांस लेने की किसकी आवाज़ सुनी, है ना। अ हेड जंप्ड अप फ्रॉम इट्स प्लेस, और उसने देखा वहाँ पर एक हेड, जो टोपी पड़ी हुई थी, कैप पड़ी हुई थी बेड पर, वो भी जंप किया उस अपने स्थान से, वो भी उछलने लगी। एंड द बेडरूम चेयर, बेडरूम में जो पड़ी हुई जो चेयर थी वो भी बिकेम अलाइव, जीवित हो गई, जीवंत हो गई, यानी हिलने डुलने लगी।
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी वहाँ पर। दूसरी, पहली तो क्या थी इनमें, पहली तो उनके डेस्क से जो पैसे निकाल लिए थे और कोई व्यक्ति था नहीं लेकिन पैसा गायब था, ये थी। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, इस बारे में कमेंट कीजिए कि वास्तव में वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। देखिए, ग्रिफिन वॉज इंडीड अ लॉलेस पर्सन, वास्तव में कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो द लॉ, वो लॉ को फॉलो ही नहीं करता था, कानून को फॉलो नहीं करता था, अनुसरण नहीं करता था वो। ही सेट फायर, उसने आग लगा दी थी थ्रू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड के घर में। ही स्टॉल क्लॉथ्स, वो चोरी भी करता था, कपड़े चोरी करता था, फूड एंड मनी भी चोरी करता था। हाउ डू यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, आप कैसे मान सकते हो ग्रिफिन साइंटिस्ट था? अरे साइंटिस्ट तो था ही सही, तभी तो डिस्कवरी की उसने इसी दवा की। हाँ, बस उसने मिसयूज़ किया उस दवा का, अपनी खोज का। ग्रिफिन वॉज ब्रिलियंट, ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट इमोरल साइंटिस्ट, लेकिन अनैतिक साइंटिस्ट था वो। ही हैड डिस्कवर्ड, उसने खोज किया था कि हाउ टू बिकम इनविजिबल, किस प्रकार से इनविजिबल हुआ जाता है, बट ही मिसयूज द डिस्कवरी, उसने अपनी फॉर द पर्सनल गेन, अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए, प्राप्ति के लिए उस डिस्कवरी का मिसयूज़ किया था। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल कैसे बना? तो देखो, ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बाय swallowing एंड रेड ड्रग्स इन्वेंटेड बाय हिम, जो इन्वेंट आविष्कार किया था उसने रेड ड्रग्स का, दवाओं का, दुर्लभ दवाओं का, उसको निकल लिया, पी लिया, उससे इनविजिबल बन गया। अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था इस बुक का ये। देखिए, पहला क्वेश्चन, हाउ डिड अ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड एब्राइट इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। तो ये किस प्रकार साइंटिस्ट बनता है उसके बारे में था, और किस प्रकार से तितलियों से क्या रिलेटेड होता है। देखो, काफ़ी कुछ चैप्टर में बताया गया है, हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार से एक किताब है जो किस प्रकार टर्निंग पॉइंट बनती है एब्राइट की लाइफ का, रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में। तो द बुक कॉल्ड, जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, बिकेम, ये बुक जो थी बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दिस बुक शोड द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक ने शो किया क्या? माइग्रेशन, प्रवास मोनार्क बटरफ्लाई का सेंट्रल अमेरिका में जाने को इसने शो किया। और इट ओपनड अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और इस बुक ने एक नया संसार, साइंस का एक नया संसार खोल दिया रिचर्ड एब्राइट के लिए, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हुए बटरफ्लाई के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट की माँ ने किस प्रकार से इनकी मदद की साइंटिस्ट बनने में। तो देखिए, रिचर्ड एब्राइट्स मदर जो है हेल्प्ड हिम अ लॉट, रिचर्ड एब्राइट की माँ ने हेल्प किया, उनको काफ़ी हेल्प की। शी इंकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उन्होंने उनकी लर्निंग में, सीखने में काफ़ी मदद की, इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनको ट्रिप्स पर भी ले जाती थी। और शी बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज etc, और उन्होंने उसके लिए, यानी रिचर्ड एब्राइट के लिए कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप भी खरीदे। शी फाउंड वर्क फॉर हिम व्हेन ही वॉज फ्री, और जब वो फ्री रहते थे तो उनकी माँ उनके लिए वर्क भी ढूंढती थी, कार्य भी ढूंढती थी सीखने का। अगला क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से ऐसे प्रयोग थे, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट पर इन्होंने कार्य करते हैं। देखें, ही अंडरटेक्स द एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स टू फाइंड आउट अबाउट द वायरल डिजीज़, पहला कार्य इनका क्या किया, फाइंड आउट यानी पता करना, क्या प्रोजेक्ट था, पता करना, फाइंड आउट करना, अबाउट द वायरल डिजीज़ के बारे में, जो संक्रामक बीमारी होती है, ऐसी संक्रामक बीमारी जो दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, जो लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर्स यानी कि इल्लियों को मार देती है बटरफ्लाई बनने से पहले ही। ये प्रोजेक्ट था इनका, ये फाइंड आउट कर रहे थे ये। और ही ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड आउट, और ये इस बात का ही पता लगा रहे थे कि वाई, आखिरकार क्यों वायसरॉय नाम की जो बटरफ्लाई है, वायसरॉय बटरफ्लाई, ये किस प्रकार से क्यों कॉपी करती है मोनार्क बटरफ्लाई की, इस चीज़ का इन्होंने पता लगाया, ये प्रोजेक्ट पर ही कार्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती चाहिए। तो देखिए, क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा,
एंड द विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, टू विन, जीतने की, फॉर द राइट रीजन, आर द क्वालिटीज होनी चाहिए दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बनने के लिए। हमारा चैप्टर नेक्स्ट, द नेकलेस। इसका क्वेश्चन पहला, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लॉइजल? मैडम लॉइजल किस प्रकार की व्यक्ति है? और व्हाई इज ही शी ऑलवेज अनहैप्पी? नेकलेस चैप्टर, जिसमें एक महिला रहती है मैडम लॉइजल नाम की, गरीब क्लर्क से इनकी शादी होती है और ये प्रसन्न रहती है, खुश नहीं रह पाती, अनहैप्पी रहती है, लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी क्योंकि ये मिली नहीं, और शो ऑफ करना चाहती थी, शो ऑफ करती थी हर चीज़ को, तो अपने पास ना होने की वजह से नेकलेस मांग कर लाई दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए, गुम गया तो फिर बाद में पछताना पड़ा और सब चीज़ों से हाथ धोना पड़ा, है ना। तो वैसे भी हमको शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैडम लॉइजल किस प्रकार की महिला थी और ये अनहैप्पी क्यों थी? तो देखिए आंसर, मैडम लॉइजल इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, सुंदर महिला थी, बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, है ना, और बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स के इनके परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू लीव अ लाइफ ऑफ रिचेस एंड लग्जरी, लेकिन वो लग्जरी लाइफ चाहती थी, रिचेस की लाइफ चाहती थी, अमीरों की। बट शी इज़ पुअर, लेकिन शी इज़ पुअर, गरीब है, और शी इज़ मैरिड टू अ क्लर्क, इनकी शादी भी क्लर्क से ही होती है। दिस इज़ वाई, इसीलिए शी इज़ अनहैप्पी, इसलिए अनहैप्पी है, ना अप्रसन्न है। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड? इनका हस्बैंड किस प्रकार का व्यक्ति है? तो देखिए, हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क, इनका हर हस्बैंड, इनका पति भी एक क्लर्क है। ही इज़ सिंपल एंड काइंड, ये भी सिंपल है एंड काइंड है, दयालु है। ही इज़ हैप्पी विद हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ से हैप्पी है। ही इज़ केयरिंग हस्बैंड, वो एक केयरिंग हस्बैंड है। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? नेकलेस खो जाता है इनका, है ना, अपनी फ्रेंड से मांग के लाती है, तो उस नेकलेस को रिप्लेस कैसे करती है? देखिए, दे बोरो, ये बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, मनी फ्रॉम द मनी लेंडर से, है ना, मनी लैंड, उधार देने वालों से, एंड बाय अ डायमंड नेकलेस, और डायमंड नेकलेस खरीद लेते हैं। द नेकलेस कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स उसकी कीमत होती है नेकलेस की, जिसे खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन, द कोर्स ऑफ द लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, कमेंट, यानी कि नेकलेस के कारण इनकी लाइफ पूरी चेंज होगी, मिसेस लॉइजल की, दोनों लॉइजल की, यानी कि मिसेस की और हस्बैंड दोनों की। कैसे, इस बारे में कमेंट करना है, आपको बताना है सारी चीज़ें। देखिए डिटेल ये, व्हेन मैडम लॉइजल लॉस्ट द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, इनकी फ्रेंड का नाम था मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर से ये नेकलेस मांग कर लाई थी, उधार लेके आई थी, और पहनने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो वो खो गया। दे हैड टू बाय अ न्यू वन फॉर हर, और इनको उसके लिए एक नया नेकलेस खरीदना पड़ा, और उसकी कीमत कितनी थी? इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स कीमत है। अब हैंस, इसलिए दे टुक डेप्ट, इसलिए उन्होंने डेप्ट लिया, ऋण लिया, कर्जा लिया। दे बिकेम पुअर, गरीब बन गई है। दे सेंट अवे द मैड, इनके यहाँ पर जो मैड थी, काम करने वाली थी, उसको भी उनको भेजना पड़ा, अच्छा भेज दिया इन्होंने, खुद को काम करना पड़ा। दे चेंज दियर होम्स, होम, इन्होंने अपना होम भी चेंज कर लिया, छोटे से कमरे में आ गए, घर पे आ गए, रेंट पे। मैटिल्डा डिड ऑल द हाउस वर्क हर सेल्फ, मैटिल्डा, मैटिल्डा कौन? मैडम लॉइजल, जिन्होंने लिया था, है ना, दो नाम आए इसमें, मैडम लॉइजल और मैटिल्डा, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही महिला के, जो शो ऑफ कर रही थी। हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ, इनको खुद को हाउस होल्ड, घर का कार्य करना पड़ा। ही टुक 10 years टू पे द डेप्ट, ऋण कर्जा चुकाने में इनको करीबन 10 साल लग गए। 10 साल में पूरा ज़िंदगी तबाह हो जाती है भाई लोग। What was the cause of Matilda's ruin? मटिल्डा के र्यून की बर्बादी का कारण क्या था? और क्या था आपको पता है? नेकलेस, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, इससे कैसे बच सकती थी? शो ऑफ ना करके, जितनी चादर हो उतने पैर पसारी है। द लॉस ऑफ नेकलेस वॉज द कॉज ऑफ मेटिल्डाज र्यून, मेटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था? नेकलेस का खोना। शी कुड हैव अवॉइडेड इट, लेकिन इससे बच सकती थी, बाय टेलिंग मैडम फॉरेस्टियर, अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को बताकर, अबाउट द लॉस के बारे में, बिकॉज, क्योंकि अगर बता देती तो उसको पता चलता कि इट वॉज नॉट अ डायमंड नेकलेस, ये तो डायमंड नेकलेस था ही नहीं, वो तो उसका डुप्लीकेट था। अगला चैप्टर है भोली। भोली के बारे में आपको पता है, से भोली जो कभी ना बोली, और बोली जब तो अच्छों अच्छों की बोलती बंद कर दी।
देखिए भोली के बारे में, वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के फादर चिंतित क्यों थे भोली के बारे में? तो भोलीज फादर इज़ वरीड अबाउट हर बिकॉज शी इज़ नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि ना तो वो ब्यूटीफुल थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। हैंस इसीलिए नो वन वुड मैरी हर, इसीलिए उससे कोई शादी नहीं करता। फॉर वॉट अनयूजल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया, लेकिन कौन सा अनयूजुअल असामान्य सा कारण था? नॉर्मली नहीं भेजा गया था, कोई असामान्य कारण के कारण भेजा गया था। भोली सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज़ लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि वहाँ बहुत कम चांस थे इसकी शादी होने के। और दूसरा अनदर रीज़न इज़ दैट द तहसीलदार, दूसरा कारण ये था द तहसीलदार आस्क्ड हर फादर टू डू सो, कि तहसीलदार साहब ने कहा था उसके पिताजी से ऐसा करने को। डज भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने पहला दिन अपने स्कूल में एंजॉय किया? देखिए भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे, भोली एन्जॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल बिकॉज हर टीचर इज़ काइंड एंड फ्रेंडली, क्योंकि भोली ने अपना दिन एंजॉय किया क्योंकि उसकी टीचर थी काफ़ी काइंड थी और फ्रेंडली थी। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता बिशंबर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, जबकि बिशंबर क्या था, भोली के पिता की तरह ही उम्र में उनके समान था और बिशंबर के बच्चे ही भोली के बराबर ही थे। फिर भी भोली के मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने क्यों एक्सेप्ट किया मैरिज प्रपोजल? क्योंकि भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज रिच, क्योंकि वो रिच था, एंड ही डिड नॉट आस्क फॉर डॉरी, और उसने डॉरी भी नहीं मांगी थी। डॉरी मीन्स दहेज। और एक और कारण था कि वो उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता था, चेचक के दागों के बारे में। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, भोली की टीचर ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, भूमिका निभाई, चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, उसका जीवन बदलने में। कैसे? भोलीज टीचर ट्रीटेड हर वेरी काइंडली, भोली की टीचर ने उससे बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया। शी फिल्ड हर विद कॉन्फिडेंस, उन्होंने उसमें कॉन्फिडेंस भरा, आत्मविश्वास भरा। शी एनकरेज्ड हर, उन्होंने उसको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। और अंततः भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी पर्सन, और अंततः भोली ने मना कर दिया एक ग्रीडी व्यक्ति से शादी करने के। ये आपका 8वां चैप्टर हो चुका है। एक और क्वेश्चन है इसका, देखो हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनली, कैसे शादी होती, देखें अंत में शादी का क्या होता है। तो द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, मैरिज नहीं हुई, क्योंकि भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, क्योंकि भोली ने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया। अगला चैप्टर और लास्ट चैप्टर इस बुक का, बुक पूरी फिनिश हो जाएगी इसमें, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये चैप्टर काफ़ी फनी चैप्टर है, इसमें एलियंस आते हैं पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए, और एक किताब है जिस किताब को वो जज नहीं कर पाते, किताब को समझ नहीं पाते और गलत समझ के भाग जाते हैं यहाँ से। उनको ऐसा लगता है कि पृथ्वी वाले खुद आक्रमण करेंगे मार्स पर, मंगल ग्रह पर। देखिए हमारा बुक के क्वेश्चन आंसर, पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन है वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, 21वीं शताब्दी को इरा ऑफ द बुक यानी बुक का युग क्यों कहा जाता है, पुस्तक का युग? द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक बिकॉज एट द टाइम, क्योंकि उस समय देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि उस समय हर चीज़ पर किताबें थी। बुक्स टॉट देम, बुक्स उनको सिखाती थी हाउ टू, व्हेन टू एंड वेयर टू, वाई टू, बुक्स ही सिखाती थी सबके बारे में कि कैसे, क्यों, कब, कहाँ, सबके बारे में किताबें थी, सबके बारे में किताबें सिखाती थी। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर इन्वेड करने का किसने ट्राई किया, आक्रमण करने का, अटैक करने का? तो द मार्टियंस, यानी कि मंगल ग्रह वासियों ने ट्राई किया टू इन्वेड द अर्थ, पृथ्वी पर आक्रमण करने का इन द 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में। What guesses are made by think tank about the book found on the earth, पृथ्वी पर जो बुक्स मिली एलियंस को, मार्टियंस को, जो मार्स से आए थे, तो थिंक टैंक ने उन बुक के बारे में क्या क्या इमेजिन किया, क्या क्या गेस किया, क्योंकि बुक के बारे में कभी बुक उन्होंने देखी नहीं थी, पहली बार बुक देख रहे थे वो। देखिए थिंक टैंक सेज दैट, थिंक टैंक कहता है कि द बुक्स आर सैंडविच, उसको लगता है बुक सैंडविच है। और फिर बाद में वो कहता है कि ही सेज दैट दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वो तो आई कम्युनिकेशन के लिए, तभी तो
लोग बाग पृथ्वी वाले अर्थलिंग्स जो है उसको देखते रहते हैं। नूडल जो सबसे मेन कैरेक्टर है एक तरह से, यानी कि थिंक टैंक का शिष्य था, ये टीचर स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी हर चीज़ उसको बताता सुधारता था, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंटली, डायरेक्टली नहीं सुधारता था। और स्टूडेंट को टीचर की गलतियाँ डायरेक्टली बताना भी नहीं चाहिए। देखिए, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिम मिस्टेक्स। देखो क्वेश्चन भी वही है। नूडल्स क्या करता था, थिंक टैंक का अपोजिट नहीं बोलता था कुछ भी डायरेक्टली, बट द सेम ही करेक्ट्स हिम मिस्टेक्स, जरूर करेक्ट कर देता, सही कर देता था उसकी थिंक टैंक की। हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट, लेकिन वो ऐसा मैनेज कैसे करता था। देखिए, नूडल नेवर डिसएग्रीज विथ थिंक टैंक। नूडल अपने थिंक टैंक बॉस से कभी भी डिसएग्री नहीं होता था, असहमत नहीं होता था। ही करेक्ट्स द मिस्टेक्स ऑफ थिंक टैंक, वो थिंक टैंक की सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करता था, वो भी वेरी पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से। ही गिव्स लीस्ट इम्पोर्टेंस टू हिज थॉट्स इन फ्रंट ऑफ थिंक टैंक, और थिंक टैंक के सामने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बहुत कम महत्व देता था, ज़्यादा महत्व नहीं देता था। ये देखिए, हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने इस बुक को सारी पढ़ ली है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आपको अगर ये हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए, जिनको इसकी ज़रूरत है, शॉर्ट नोट्स ढूंढ रहे हैं, इससे शॉर्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, हाँ ना। काफ़ी कम समय में हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है, तो आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, ताकि हम आगे भी आपके लिए कुछ करते रहें। कुछ और जो भी आपको चाहिए ग्रामर में या कोई और टॉपिक, तो हमें कमेंट में बताइए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को इंग्लिश अनलॉक्ड विद दीपेश सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।